Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely India's aspirations for H bomb. इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं यानी जो ख्वाहिशात हैं एच बॉम्ब के लिए, एच बॉम्ब के जरिए से वो जो डोमिनेंस कायम करना चाहता है पूरे साउथ एशिया में अपनी, उसी हवाले से इसको लिखा गया है। उसकी डोमिनेट जो सिचुएशन है वो हमें रीजन में देखने को मिलेगी। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं हम उसको समझ लेते हैं, इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आता है एस्पिरेशन का। एस्पिरेशन कहते हैं ख्वाहिशात को, एम्बिशन को, कोई चीज गेन करने की जो स्ट्रांग डिजायर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोल्स्टरिंग। बोल्स्टरिंग हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग सिचुएशन को या सपोर्टिंग सिस्टम को। ठीक है, यानी कि बोल्स्टर करना किसी चीज को, किसी सिचुएशन को जो है वो आप जब स्ट्रेंथ बख्शते हैं, ताकत देते हैं, तो उसे बोल्स्टर कहना करना कहलाता है वो। प्रेस्टिज होता है। प्रेस्टिज बेसिकली वकार कहते हैं। ठीक है, उर्दू में प्रेस्टिज को, यानी कि एक स्टेटस गेन फ्रॉम सक्सेस, अचीवमेंट। ठीक है, एक अचीवमेंट ले ली जाए, एक सक्सेस हासिल कर ली जाए, ठीक है, एक अच्छी रेप्यूटेशन हो तो उसे प्रेस्टिज कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्म्स कंट्रोल अरेंजमेंट आता है। आर्म्स कंट्रोल अरेंजमेंट ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि आर्म्स का ज्यादा फैलाव ना हो, ठीक है, और उसको फैलने से रोका जाए ताकि जो है वॉर से दुनिया जो है वो बची रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायलेटरल। बायलेटरल कहते हैं दो तरफा। ठीक है, दोनों तरफा, यानी कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों ही उसके अंदर इन्वॉल्व हों, उसको बायलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। ठीक है, एनपीटी जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से मुराद यही होती है कि वेपन्स को मजीद जो है स्प्रेड ना किया जाए और प्रमोट किया जाए डिसआर्मामेंट को, यानी कि आर्मामेंट्स को मजीद लोग, मजीद दुनिया जो है वो एक्वायर ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जियो पॉलिटिकल। जियो पॉलिटिकल रिलेट करता है पॉलिटिक्स से, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन से। अगर हम उसको जोग्राफिकल फैक्टर में देखें तो उसमें जो है वो जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पूरी दुनिया को। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स। थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स आते हैं। थर्मोन्यूक्लियर वेपन से मुराद होती है एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, जिनमें जो है वो यूज ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, ये फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन का। इसकी वजह से एक पावरफुल एक्सप्लोजन होती है, बहुत ज्यादा तबाही होती है। ठीक है, एटम बम्स की निस्बत और ज्यादा मजीद इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोजन हो सकती है। हाइड्रोजन बॉम्ब आते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो भी थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब ही की एक टाइप है। ठीक है, ये आइसोटोप्स, इसमें ये भी एक मतलब उसी चीज का मजमुआ होते हैं जिसमें फ्यूजन शामिल होता है। आप देख सकते हैं कि उसके रिजल्ट में एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल एक्सप्लोजन होती है, तबाही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनएसजी वेवर। एनएसजी वेवर से मुराद यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। ठीक है, जो अलाउ करता है कंट्री को कि वो एंगेज हो न्यूक्लियर ट्रेड में। ठीक है, और जो है वो एनपीटी का वो सिग्नेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन का सिग्नेटरी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है एकेडेमिशियंस। एकेडेमिशियंस में हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स कर रहे, डिफरेंट जो है वो रिसर्चेस कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रेसर स्टेट। ठीक है, एग्रेसर स्टेट हम कहते हैं एक जो है वो जारहाना स्टेट को, ठीक है, जो कि पहले ही किसी स्टेट, दूसरी स्टेट पर जो है वो अटैक करती है, उसे एग्रेसर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है CAASTA सैंक्शन। CAASTA सैंक्शंस की फुल फॉर्म यहाँ पर है जी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, सैंक्शन एक्ट के जरिए से जो अमेरिका के एडवर्सरीज है उनको काउंटर किया जाता है जिसके अंदर, तो उसको हम CAASTA सैंक्शंस कहते हैं। ठीक है, सैंक्शंस पाबंदियों को कहते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं जो करंटली अवेलेबल हैं। ठीक है, एस्केलेशन आता है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी चीज का तेजी के साथ बढ़ना। ठीक है, और लेकिन ये नेगेटिव टर्म है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के तौर पर इसको यूज किया जाता है, यानी कि किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी बुरी सिचुएशन का इंटेंसिफाई होना, बढ़ जाना, एस्केलेशन कहलाता है। आगे हमारे पास आता है रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप जो है ओवरऑल एक सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर या रीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेट पावर कंपटीशन आता है। ग्रेट पावर कंपटीशन में दो राइवलरीज होती हैं, जैसे कि अगर बायपोलर सिस्टम में देखें तो हम देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस और रशिया जो था, यूएसएसआर जो था, ठीक है, वो ग्रेट पावर्स थी। ठीक है, उनके दरमियान जो कंपटीशन था उसको हम ग्रेट पावर कंपटीशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी। स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्ट्रैटेजिक बैलेंस होता है कंट्रीज के दरमियान, उसको मेंटेन रखा जाता है, रिड्यूस किया जाता है रिस्क को, कन्फ्लिक्ट के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से मुराद यही होती है कि एक एग्रीमेंट हो, नॉर्म्स हो, कुछ प्रैक्टिसेस हो जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के अकॉर्डिंग हो, उनको कंट्रोल करने के लिए हो। ह्यूमन राइट्स वायलेशन आती हैं। वायलेशन तो आपको पता ही है, किसी चीज को वायलेट कर देना, खराब कर देना, तोड़
देना, ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशन वही होगी अगर इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा होगा, तो उसे ह्यूमन राइट वायलेशन कहेंगे हम। तो ये थी इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने समझ ली। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज लॉन्ग बीन एम्बिशियस टू डोमिनेट द रीजन, ठीक है, इंडिया हमेशा से ही एम्बिशियस रहा है, उसकी यही ख्वाहिशात रही हैं कि वो पूरे रीजन के अंदर जो है वो डोमिनेट हो, अपनी बरतरी कायम करें। फॉर सम स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन सर्व एज द ओनली मीन्स ऑफ नेशनल सर्वाइवल इन अ डेंजरस एंड वोलेटाइल सिक्योरिटी एनवायरमेंट। वोलेटाइल होता है गैर मुस्तहकम, वो डेंजरस आपको पता ही, खतरनाक को कहते हैं। तो कुछ स्टेट्स के लिए न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे ही हैं, ऐसे ही सर्व करते हैं जैसे कि नेशनल सर्वाइवल के तौर पर, यानी वो सर्वाइव करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं कि कुछ ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो जो गैर मुस्तहकम किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए या कोई खतरा हो, तो वो सर्वाइवल के तौर पर न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करते हैं। एंड सम स्टेट्स कंटिन्यू टू बोल्स्टर देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज फॉर प्रेस्टीज एंड टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। जबकि कुछ जो स्टेट्स हैं वो कंटिन्यूसली बोल्स्टर कर रही होती हैं, परवान चढ़ा रही होती हैं अपने आप को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को अपनी, ठीक है, अपनी न्यूक्लियर सलाहियतों को अपनी प्रेस्टिज के लिए यानी वकार कायम करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी कायम करने के लिए दुनिया में। In this age of technological advancement, the arms control arrangement between major powers is in a state of uncertainty. इस एज के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम देखें तो जो आर्म कंट्रोल अरेंजमेंट्स हैं जो कि मेजर पावर्स के दरमियान हो रही हैं, वो अब एक अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, गैर यकीनी सूरत हाल हमें नजर आती है। द रिसेंटली एक्सटेंडेड न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है, जो एक रिसेंटली एक्सटेंडेड हुई है, ये जो स्टार्ट की जो ट्रीटी थी, यानी कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इज द ओनली बायलैटरल आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ये सिर्फ और सिर्फ दो तरफा जो है वो कंट्रोल ट्रीटी है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द यूएस एंड रशिया, जो कि एग्जिस्ट करती है यूएस और रशिया के दरमियान। द यूएस हैज एम्बार्क्ड ऑन अ रिस्की पाथ, एम्बार्क्ड मतलब चल रहा है, सवार है, ठीक है, उस तरफ रिस्की पाथ पर चल रहा है यूएस जो है, बाय सपोर्टिंग इट्स अलाइज ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है अपने अलाइज को स्ट्रेटेजिक मैटर्स में, एंड एंडोर्सिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, और एंडोर्स कर रहा है वहां पर अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को। The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) has been worse days as the US has turned a blind eye to its allies, continuing to acquire sophisticated weapons. ठीक है, अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि एनपीटी जो है वो हम देखते हैं कि वर्स्ट डेज भी थे, यूएस ने टर्न रखी हुई है अपनी ब्लाइंड आई, ठीक है, वहां पर उसने अपनी आंखें बिल्कुल बंद की हुई हैं जहां पर उसके अलाइज की बात है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली जो है एक्वायर कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, यानी जितने भी इस तरह के खतरनाक वेपन्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं। The US support for its allies is undermining efforts for global peace as it is fueling the arms race and intensifying rivalries. अब यूएस की सपोर्ट की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि अलाइज जो हैं वो मजीद एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल पीस खतरे में है इस वजह से, और फ्यूल हो रहे हैं मजीद, जो आर्म रेस जो है वो बढ़ती जा रही है, हथियारों की जो रेस है वो बढ़ती जा रही है और इंटेंसिफाई हो रही है, शिद्दत बढ़ रही है राइवलरीज में, ठीक है, दुश्मनियां और ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। द रीसेंट जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स थ्रेटन द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो एंड साउथ एशिया एट लार्ज। जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं वो भी थ्रेटन करते हैं पूरे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो को, और हम साउथ एशिया में देखें तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर ये हिट करते हैं। इंडिया हैज लॉन्ग बीन एम्बिशियस टू डोमिनेट द रीजन एंड बिकम अ सुपर पावर नेशन। इंडिया हमेशा से उसकी यही ख्वाहिश रही है कि वो रीजन में डोमिनेट करे और एक सुपर पावर नेशन बन जाए। फॉर दिस, इसके लिए इट हैज बीन वर्किंग ऑन बोल्स्टरिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज, इस वजह से वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो सलाहियतें हैं वो बढ़ा रहा है, एंड अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, और टेक्नोलॉजिकल बर्तरी को जो है वो अचीव कर रहा है। अंडर द एजेस ऑफ चाइना's थ्रेट, अगर चाइना के बढ़ते हुए थ्रेट को देखें तो इंडिया हैज कंटिन्यूड टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर डोमेन्स। तो इंडिया जो है वो मुसलसल स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी मिलिट्री सलाहियतों को दोनों तरह से, कन्वेंशनल तरीके से भी और जो है वो न्यूक्लियर डोमेन में भी। द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, ठीक है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिवील्स दैट, वो रिवील करती है कि इंडिया इज द टॉप आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, कि इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर टॉप नंबर पर है आर्म इंपोर्ट करने वाले में से। एंड इट कंटिन्यूज टू एनहांस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज विद द यूएस सपोर्ट अंडर द एक्सेप्शनल NSG वेवर, और जो है वो कंटिन्यूसली एनहेंस कर रहा है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यूएस की सपोर्ट के साथ, अंडर द एक्सेप्शनल है वो NSG वेवर के तौर पे। अनदर, उसके अलावा अगर देखें तो इवन मोर पेरिलियस डेवलपमेंट, पेरिलियस होता है खतरनाक, ठीक है, और मजीद जो दूसरी डेवलपमेंट है, तरक्की है खतरनाक, विल बी थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट बाय इंडिया। वो थर्मो न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट हैं जो कि इंडिया ने किए, ठीक है, इंडिया करेगा अ बॉम्ब विच अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, एक ऐसा बॉम्ब जो कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इज 1,000 times मोर पावरफुल देन द एटॉमिक बॉम्ब, जो कि कई हजार गुना जो है वो ज्यादा पावरफुल है एटॉमिक बॉम्ब की निस्बत। डिस्पाइट इट्स कमिटमेंट टू रिफ्रेनिंग फ्रॉम कंडक्टिंग अ हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट, देयर
are indications by academicians about a possible hydrogen bomb test by India. इस कमिटमेंट की रिफ्रेन करने के अलावा जो है इसका कंडक्ट जो है अगर होगा हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट का, तो इंडिकेशन यही दी जा रही है एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने जिन्होंने रिसर्च की है इस चीज पर। तो उन्होंने यही पॉसिबिलिटी बताई है कि इंडिया जो है उसकी तरफ से हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करने के चांसेस हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन एन इंटरव्यू विद द इंडियन एक्सप्रेस ऑन October 31st 2022, Ashley Tellis, an Indian origin academician in the US and a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace, mentioned that India may test its thermonuclear weapon. तो अब यहाँ पर उन्होंने बताया इंटरव्यू के अंदर इंडियन एक्सप्रेस में 31 अक्टूबर 2022 को एशले टेलिस ने, ठीक है, जो कि इंडिया के ओरिजिन एकेडमिशियंस हैं यूएस में, ठीक है, और सीनियर फेलो भी, उन्होंने उनका नाम भी बताया इंटरनेशनल पीस के अकॉर्डिंग, उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया के चांसेस हैं कि वो थर्मोन्यूक्लियर वेपन को जो है वो टेस्ट करेगा। ही ऑल्सो सेड इट वुड बी इन द यूएस इंटरेस्ट नॉट टू पनिश इंडिया फॉर द टेस्ट, और ये उन्होंने मजीद ये भी कहा कि यूएस के इंटरेस्ट के अंदर ये शामिल है कि वो इंडिया को इस चीज के लिए पनिश नहीं करेगा, एंड दैट दिस कैपेबिलिटी वुड प्ले अ क्रूशियल रोल अगेंस्ट चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, और ये कैपेबिलिटी, ये सलाहियत जो है वो एक बेहतरीन रोल प्ले करेगी, एक अहम रोल प्ले करेगी चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के खिलाफ, चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के खिलाफ। मोर रिसेंटली, Hapmon Jacob, an Indian analyst, tweeted on X, indicated a possible thermonuclear bomb test by India and questioning the international community's response. ठीक है, मजीद अब हम देख सकते हैं जैकब ने, जो इंडिया के एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया, ठीक है, जिसमें इंडिकेट किया गया कि पॉसिबिलिटी है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट की इंडिया की तरफ से, ठीक है, जो क्वेश्चनिंग जो है उस पर होगी कि क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर, ठीक है, व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, दुनिया की जो कम्युनिटी है उसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, स्पेशली द यूएस, खसूसी तौर पर यूएस का रिस्पॉन्स देखें तो, which is treating India as a key partner in its effort to contain China, जो कि यूएस जो है उसको, इंडिया को एक बेहतरीन पार्टनर समझता है, की पार्टनर समझता है अपनी एफर्ट में, जो कंटेन कर सकता है चाइना को। क्या ऐसा हो सकता है, रिस्पॉन्स कैसा होगा दुनिया का इसके खिलाफ, तो यही क्वेश्चन जो है वो राइटर यहाँ कर रहे हैं। इन द पास्ट 2 decades, अगर पास्ट 2 दहाइयों से देखें तो इंडिया हैज रिसीव्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी सपोर्ट, गैर मामूली सपोर्ट मिल रही है इंडिया को फ्रॉम द यूएस की तरफ से, which has provided India access to cutting edge technologies, जो cutting edge जो टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को यूएस, ठीक है, एंड ग्रांटिंग का एनएसजी वेवर, और ग्रांट कर रहा है एनएसजी वेवर अंडर विच इंडिया इज एनहांसिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जिसके अंडर रहते हुए इंडिया जो है मजीद अपनी जो प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी है, सलाहियत है वेपन को एक्वायर करने की, वो मजीद बढ़ा रहा है। इग्नोरिंग द फैक्ट्स अबाउट इंडिया रिकॉर्ड एज एन एग्रेसर स्टेट, और मतलब इग्नोर कर रहा है इस फैक्ट को भी कि इंडिया जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है इस तरह से aggressor state. The US CAAST sanctions never happened against India after the purchase of the 400 missile defense technology from Russia, और उसके अलावा यूएस का अगर CAAST sanctions देखी जाए तो वो हैपन नहीं हुई इंडिया के खिलाफ जब उसने 400 मिसाइल डिफेंस जो है टेक्नोलॉजी रशिया से लिया। America's immense defense and political support for India can increase the risk of nuclear escalation in the conflict-prone South Asian region. Escalation आपको पता है नेगेटिव सेंस में कॉन्फ्लिक्ट का या सिचुएशन का बढ़ना होता है, ठीक है, तो अमेरिका की जो इमेंस डिफेंस है और पॉलिटिकल सपोर्ट है इंडिया के लिए, वो इंक्रीज कर रही है, रिस्क को बढ़ा रही है न्यूक्लियर एस्केलेशन की वजह से, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन साउथ एशियन रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये। द इन्फ्यूरिएटिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखें हम बढ़ता हुआ इंडिया के अंदर, तो द continued human rights violation in Jammu and Kashmir by the Indian forces and India's aggressive military posture have complicated the regional security landscape. तो कंटिन्यूड मुसलसल चलती हुई जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया की तरफ से, इंडियन फोर्सेस की तरफ से, इंडिया का जो एग्रेसिव रवैया है, जारहाना जो मिलिट्री पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, वो मजीद उलझाते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी के लैंडस्केप को, ठीक है। द ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन अ ग्लोबल डिवाइड, और मजीद जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी वो पहले ही ऑलरेडी इसमें का नतीजा यही अखज हुआ है कि ग्लोबल डिवाइड नजर आ रहा है, एंड एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन, और ग्रेट पावर की जो कंपटीशन है उसको मजीद इंटेंसिफिकेशन मिल रही है, वो मजीद आगे की तरफ उसका फैलाव नजर आ रहा है। दस चैलेंजिंग द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर एंड अंडरमाइनिंग एफर्ट्स फॉर ग्लोबल पीस, तो चैलेंजिंग हो रही है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल ऑर्डर चैलेंज हो रहा है, थ्रेटनिंग सिचुएशन नजर आ रही है हमें, और एफर्ट्स भी नजर आ रही है कि किस तरह से एफर्ट होंगी अब ग्लोबल पीस के लिए, भी एक सवालिया निशान ही है। इन सच अ हाईली अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी एनवायरमेंट, तो इस तरह की अनप्रिडिक्टेबल जो ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी एनवायरमेंट है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते वसूख से, ठीक है, जिसके बारे में कोई पेशन गोई नहीं हो सकती, एनी मूव
that undermine strategic stability in South Asia would result in an increased risk of nuclear escalation with far reaching consequences. तो इस तरह की कोई भी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी होती है अगर साउथ एशिया के अंदर, अगर इस तरह का कोई बम जो है वो एक्वायर करता है या टेस्ट करता है इंडिया की तरफ से अगर हो जाता है या किसी की जानिब से भी, तो फिर इस तरह से क्या होगा, इंक्रीज ही रिस्क जो है वो रिस्क जो है वो ही इंक्रीज होंगे, ठीक है, और न्यूक्लियर एस्केलेशन ही होगी और उसके बहुत ज्यादा बुरे नताइज और दूर देर पा जो नताइज हैं वो सामने हमारे आ सकते हैं, और पीस को बहुत बड़ा एक थ्रेट है ये। ठीक है जी। और आपको पता ही है कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।